आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर जिसका नेम है सम नेचुरल फिनोमिना। देखो हमारे अर्थ पर जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनमें आते हैं साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, लाइटनिंग, फ्लड, सॉइल इरोजन एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। देखो जब लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो उसे बोलते हैं लाइटनिंग। आपने आसमान में बिजली को चमकते देखा होगा। अब वो बिजली क्यों चमकती है? वो इसलिए चमकती है क्योंकि क्लाउड्स में जो चार्जेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से लाइटनिंग होती है। देखो आसमान में जो बिजली चमकती है वो तब प्रोड्यूस होती है जब लार्ज स्केल पर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तब भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? जब प्लास्टिक कॉम्ब को, जो प्लास्टिक की कंघी होती है, उसको जब ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो ड्राई हेयर पर रब करने की वजह से प्लास्टिक कॉम्ब में स्मॉल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है रब करने पर, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमें पता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट केस है कि हमने दो बलून लिए, एक बलून पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बलून पे नेगेटिव चार्ज है। जब दोनों बलून को पास पास लाया गया तो हमने देखा कि दोनों बलून अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि एक बलून पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और बलून एक दूसरे से चिपक गए। सेकेंड केस है कि एक बलून पे पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरे बलून पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों बलून्स को पास पास लाया गया तो हमने देखा कि दोनों बलून ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, दोनों बलून एक दूसरे से दूर चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बलून पर सेम चार्ज था, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लाइक चार्जेस होते हैं तो जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है कि रबिंग से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टैटिक होते हैं, मतलब वो चार्जेस खुद से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो चार्जेस मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया, ठीक है। फोन चार्जिंग पर लगाने पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो चार्जेस हैं वो मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये एक जार है, जार के माउथ को कार्डबोर्ड से कवर कर रखा है, ठीक है। कार्डबोर्ड में एक होल किया और उस होल के थ्रू एक मेटल की वायर को इस जार के अंदर लटकाया गया। अब जो ये मेटल की वायर है इसे ही पेपर क्लिप बोलते हैं, ठीक है। इस पेपर क्लिप से दो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को लटकाया गया, ठीक है। अब करना क्या है कि जो पेन की रिफिल है उसको लेना है, उसको अपने ड्राई हेयर से चार्ज कर लेना है और पेन की रिफिल को इस पेपर क्लिप के पास लेके आना है। जैसे ही आप पेन की रिफिल को पेपर क्लिप के पास लेके आओगे तो जो ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और दोनों दूर दूर हो जाएंगी। ये इसलिए दूर दूर हो गई क्योंकि जो सेम चार्जेस ही थे रिफिल में वो सेम चार्जेस ही दोनों इन स्ट्रिप्स में आ गए, और सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। देखो जो भी अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा वो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है टेबुलेटेड फॉर्म में। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब चार्ज रिफिल को पेपर क्लिप के पास लाते हैं तो जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है वो एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। लेकिन अगर हम पेपर क्लिप को अपने हाथ से टच करते हैं तो जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चली जाती है। अभी एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस क्यों चली जाती है? क्योंकि जब हम अपने हाथ से टच करते हैं इस पेपर क्लिप को तो जो फॉइल स्ट्रिप पे चार्ज होता है वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती हैं। नेक्स्ट है अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होती है? देखो जब चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज अर्थ में ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का यूज क्या है? अर्थिंग जो है वो बिल्डिंग्स में की जाती है ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल शॉक हमें ना लग सके और किसी भी तरह का कोई दूसरा डैमेज ना हो।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोलते हैं। देखो, जब थंडर स्टॉर्म की डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पर जो एयर करंट होते हैं वो तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो जो एयर करंट्स की ऊपर की तरफ मूव होना एंड वाटर ड्रॉपलेट्स का नीचे की तरफ मूव होना, ये जो मूवमेंट होती है बहुत ही विग्रस मूवमेंट होती है। इस विग्रस मूवमेंट की वजह से जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो ये विग्रस मूवमेंट है एयर करंट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स की, इसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब ये चार्जेस जो सेपरेट हुए हैं वो जाएंगे कहाँ पे? देखो, जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये तो क्लाउड के अपर एज पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लाउड का अपर एज है, यहां पर एक्यूमुलेट हो गए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज वो ग्राउंड के पास जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये है ग्राउंड, और यहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये क्लाउड के लोअर एज पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लाइटनिंग है वो तभी होती है जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलते हैं। इसके बाद क्या है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हैं वो मीट करते हैं, जिसकी वजह से ब्राइट लाइट की स्ट्रीक हमें दिखाई देती है और साउंड हमें सुनाई देती है। ठीक है, देखो, जो ये क्लाउड्स हैं इसके अपर एज पर है पॉजिटिव चार्ज और क्लाउड के नियर जो लोअर एज है उस पर है नेगेटिव चार्ज, और जो ग्राउंड सरफेस है उसके पास है पॉजिटिव चार्ज। देखो, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस है यानी कि जो लाइटनिंग की प्रोसेस है वो दो या दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में होती है या फिर क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लाउड्स का लोअर एज है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड जो अर्थ सरफेस है वहां पर पॉजिटिव चार्ज जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तब लाइटनिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से जो क्लाउड का अपर एज है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है एंड क्लाउड का जो लोअर एज है, ठीक है, उस पे होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जब दो क्लाउड्स के या दो से ज्यादा क्लाउड्स के चार्जेस मिलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तब भी लाइटनिंग होती है। नेक्स्ट है लाइटनिंग सेफ्टी। ठीक है, अगर हमें पता चल गया है कि लाइटनिंग हो रही है बाहर तो उस टाइम पर किसी सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होता है वो हाउस होता है। ठीक है, अगर आप घर से बाहर हो तो आपको तुरंत अपने घर पर चले जाना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेवल कर रहे हो कार या बस से तो उस टाइम पर आपको जो कार या बस है उसके विंडोज एंड डोर्स को बंद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म के टाइम पर अगर आप घर से बाहर हो या घर के अंदर हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर हो तो आपको ट्रीज, पोल्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी ग्राउंड में हो तो आपको ग्राउंड पे लेटना नहीं चाहिए, जबकि आपको झुककर स्क्वैट लो पोजीशन में ग्राउंड पर बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे अगर आप घर पे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखो, जो लाइटनिंग है वो टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म के टाइम पर इन सभी चीजों का यूज करना अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड चीज है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जैसे कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा, इन सभी को अनप्लग कर देना चाहिए, मतलब जो इनके प्लग होते हैं उन्हें सॉकेट से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में। देखो, जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो डिवाइस होती है जो कि हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है। इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम एक बिल्डिंग का है। ठीक है, इसके वन एंड पे यानी कि बिल्डिंग में ऊपर की तरफ लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये एक मेटेलिक रॉड होती है जो कि बिल्डिंग बनाते टाइम ही बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है। ठीक है, अब लाइटनिंग कंडक्टर का जो वन एंड है वो तो एयर में हमें बाहर दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरा एंड है वो इस कॉपर प्लेट में अटैच होता है। जो ये कॉपर प्लेट है ये सॉइल के काफी अंदर बरीड होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जिस टाइम पर बिजली चमकती है आसमान में और अगर वो बिजली हमारी बिल्डिंग पे गिरती है तो जो ये लाइटनिंग कंडक्टर है वो सारे चार्ज को यहां इस कॉपर प्लेट में ट्रांसफर कर देता है। ये पूरी देखो, यहां पर बिल्डिंग में पूरी एक मेटल रॉड लगी होती है, इस लाइटनिंग कंडक्टर में पूरी एक मेटल रॉड लगी होती है जिसका एक सिरा ये है और दूसरा एंड यहाँ कॉपर प्लेट पे होता है। तो जब लाइटनिंग होती है तो जो सारा चार्ज है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में जो ये कॉपर प्लेट इंस्टॉल्ड है वहां पर। तो इस तरह से हमारी बिल्डिंग्स को ये लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा वो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। अभी हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। देखो, जब हमारी अर्थ सरफेस पे सडन शेकिंग या फिर ट्रिम्बलिंग होने लगती है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसे बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल्स को डैमेज होता है। ठीक है,
और जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज भी आती हैं। देखो अब हमें पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है कि जब अर्थ में सडन शेकिंग या फिर ट्रेम्बलिंग होती है तो उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। लेकिन अर्थक्वेक आता क्यों है, ऐसा क्या होता है अर्थ के अंदर कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। देखो जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है वो सिंगल पीस में नहीं होती है, ये फ्रेगमेंटेड होती है। और जो ईच फ्रेगमेंट होता है उसे बोलते हैं प्लेट। ठीक है, जो फ्रेगमेंट होता है उसे बोलते हैं प्लेट। और जो प्लेट्स हैं उनमें कॉन्टिन्यूसली मोशन होता ही रहता है। अब देखो, अब प्लेट्स में मोशन दो टाइप से हो सकता है। एक तो जब प्लेट्स आपस में घिसटती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से यूं घिसती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, सेकंड केस ये होता है कि जब एक प्लेट कोलाइड होती है दूसरी प्लेट के साथ, मतलब जब दोनों प्लेट्स में कोलिजन हो जाता है तो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो चाहे प्लेट्स में ब्रश पास्ट हो या फिर कोलिजन हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की क्रस्ट है यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ पे जो ट्रिमर्स आते हैं, यानी कि जब हमें लगता है कि हमारी अर्थ की सरफेस हिल रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि अर्थ की प्लेट में मूवमेंट आ रही है तो ही अर्थ पे ट्रिमर्स आएंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं दूसरे जिनकी वजह से अर्थ पे ट्रिमर्स आते हैं, जैसे वोल्केनो एरप्शन, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब भी ट्रिमर्स आते हैं अर्थ पे, और जब मिटियोर हमारी अर्थ पर आकर गिरते हैं उस टाइम पर भी ट्रिमर्स आते हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने देखा होगा कि अर्थ पे बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर बार बार अर्थक्वेक आते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस प्लेस पर जो अर्थ प्लेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो वीक होती हैं, और उन बाउंड्रीज को बोलते हैं वीक जोन्स, और वहां पर बार बार अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, इन वीक जोन्स को सेस्मिक जोन्स और फोल्ट जोन्स भी बोलते हैं। इंडिया में जो ये वीक जोन्स हैं वो कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, रन ऑफ कच्छ, होल नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन यहां पर है। ठीक है, अब देखो कितनी पावर का अर्थक्वेक आया, इसको एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक की पावर को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रिक्टर स्केल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। देखो जो वीक जोन्स है वहां पर इस तरह की बिल्डिंग डिजाइन करनी चाहिए कि अगर वहां पे अर्थक्वेक आते हैं तो भी उस बिल्डिंग को डैमेज ना हो। ठीक है, सेकंड है कि जो हाईली सेस्मिक एरियाज हैं जहां पर बार बार अर्थक्वेक आते हैं उस जगह पर मड एंड टिम्बर से घर बनाए जाने चाहिए, ताकि अगर वो घर गिर भी जाए तो उससे किसी भी ह्यूमन की लाइफ को डैमेज ना हो। थर्ड है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो फायर को कैच करती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनमें अर्थक्वेक के टाइम पे आग भी लग जाती है, तो बिल्डिंग्स में नेसेसरी इक्विपमेंट होने चाहिए आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर अर्थक्वेक के टाइम पर आप घर पे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखो टेबल के नीचे जाके बैठ जाना चाहिए और तब तक वहां पे बैठे रहना चाहिए जब तक कि अर्थक्वेक आना बंद ना हो जाए। ठीक है, सेकंड है कि जो घर पे हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर ना गिर जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर आप घर से बाहर हो और अर्थक्वेक आ रहा है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। उस टाइम पर आपको किसी क्लियर स्पॉट पे चले जाना चाहिए, बिल्डिंग से दूर चले जाना चाहिए, ट्रीज एंड जो पावर लाइंस हैं उनसे दूर चले जाना चाहिए ताकि उससे आपको कोई डैमेज ना हो सके।